नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं और आज की जो क्लास खास है वह एनवायरनमेंट पर्यावरण की 30/30 नंबर लाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और आपको यह द्वितीय क्लास दी जा रही है हमारी। यह आपको बता दें कि हमारी जो एनवायरनमेंट का एनालिसिस है वह नए प्रश्न पत्र के हिसाब से 2021 में नए जो टीईटी यूपीटीएट का एग्जाम होना है उसको पूर्णतः एनालिसिस करके एग्जामिनर के माइंड को समझ करके प्रश्नों को तैयार किया गया है। और चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। हमारे अन्य प्लेटफॉर्म को भी आप सर्च कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारी लगातार पीडीएफ आपको प्राप्त होंगे और जो नए जुड़े हैं साथी वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर जरूर करें। चलिए पहले नंबर प्रश्न में प्रवेश करते हैं। पहला नंबर आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? आपको बताना है सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। पहला नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता चुका हूं कि पर्यावरण की जो श्रृंखला है हमारी, एक एक चीज को एनालिसिस करके जिस तरीके से हम यूपी टेट का मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह मैथ में हो या फिर पर्यावरण में हो, आप लोग जिस दिन संपूर्ण हो जाए और जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए, पेपर दे के निकलें, तब बताना कि कितने क्वेश्चन हमारी क्लास से थे। क्वेश्चन हम लोगों के ही क्लास से आएंगे। आप लोगों को वादा कर सकता हूं पहले नंबर प्रश्न का उत्तर का जवाब देना है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे और इसका जो राइट आंसर है वह है इसका नाभिकीय शक्ति। सी पार्ट सही है, तो आपको याद रखना होगा। इसी तरीके से लीजिए अगले प्रश्न की ओर प्रवेश करते हैं समय न गवाते हुए। पहले नंबर का सी पार्ट बिल्कुल सही था। दूसरे नंबर का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 1982, 1986, 1990, 1994। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर साफ देखे जा सकते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? आपको बताना। दूसरे नंबर प्रश्न का स्पीड में जवाब दें, हम स्पीड में ही श्रृंखला समाप्त करेंगे। 1986 इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत बहुत बधाई, सभी लोगों ने अच्छे सही जवाब दिए होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग राइट आंसर दे रहे होंगे। लीजिए तीसरे नंबर प्रश्न की चर्चा कर लें। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। लीजिए यह क्वेश्चन कल के भी पेपर में था, आज के में भी था। यह कहीं ना कई मायनों में खास है, इसलिए आपको दिया जा रहा है। तो इसका जो सही तारीख सही है वह है 5 जून है। विश्व पर्यावरण दिवस जो जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 5 जून, याद रखें। बिल्कुल सही है आपका। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। क्या कह रहा है? पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी से। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे चारों ऑप्शन साफ साफ देखे जा सकते हैं। तत्काल प्रभाव से जवाब दें क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके के, उम्दा तरीके के प्रश्न हैं। चौथे नंबर का जो भी भाई बहन हमारे जवाब दे रहे हैं इसका उपर्युक्त सभी रहेगा। पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर राइट आंसर सभी सही है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? आपको बताना है। यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं? चारों ऑप्शन में कहा गया धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। निम्नलिखित में से साफ साफ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा विषय है? तो धारणीय विकास या फिर गरीबी कम होना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का प्रयोग। 5वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना था जिसका उत्तर राइट आंसर है गरीबी कम हो करना। गरीबी कम करना यह कोई पर्यावरणीय सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है, संबंध नहीं है इसका, इसलिए आपका गरीबी कम करना यह राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए भाई बहन जुड़े हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें क्योंकि हमारी टीम लगातार निःशुल्क सेवा दे रही है और आप ही लोगों के लिए लगातार लगी हुई है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 6वें नंबर का। क्या कह रहा है? ध्यान दें। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध
एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है 6वें नंबर का? तो 6वें नंबर का आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है इसमें आपको बता दें, सभी चीजें आवश्यक हैं। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सारी चीजें क्या है सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। डी पार्ट आपका सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहें। लीजिए 7वें नंबर के प्रश्न की चर्चा कर लें। 7वां नंबर क्या कहता है, कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, आपको बताना है पश्चिमी बंगाल में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। 7वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं, तो यह जो इसका राइट आंसर है आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो वह है पश्चिम बंगाल, यानी हमारा ए पार्ट सही है इसका। चलिए अगले बिंदु की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर लें। भारत में एलिफेंट रिजर्व है, भारत में एलिफेंट रिजर्व है तो कहाँ पर रिजर्व है आपको बताना है। पेरियार केरल में है जो राज्य में, और बैतरणी किस अभ्यारण्य में समझ लीजिए एलिफेंट रिजर्व एरिया कहा जाता है? तो बैतरणी उड़ीसा में जो है, मैसूर कर्नाटक, उक्त सभी जगहों पर है। ऐसी स्थिति में 8वें नंबर प्रश्न की आपको चर्चा करनी है, 8वें नंबर का जवाब देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कोई श्रृंखला चल रही है। इनको आपको बता दूं कि भारत में एलिफेंट रिजर्व के तौर पर यह तीनों जो दिए गए हैं अभ्यारण्य, तीनों हमारे क्षेत्र जो बताए गए हैं रिजर्व क्षेत्र, यह तीनों ही इसके लिए एलिफेंट रिजर्व एरिया के अंतर्गत आते हैं। पेरियार भी केरल में है, जो बैतरणी जो उड़ीसा में है, और मैसूर कर्नाटक में है। याद रखें, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं। आशा करता हूं कि आप लोग लगातार इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट होगा तो वहां पर हम आपको गौर जरूर कराएंगे और नोट जरूर कराएंगे। अगला प्रश्न कहता है भारत का ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। आपकी स्क्रीन पर साफ देखे जा सकते हैं। ठंडा रेगिस्तान के तौर पर थार, राजस्थान, लद्दाख, मिजोरम, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। भारत का ठंडा रेगिस्तान के तौर पर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रत्येक भारतवासी के दिमाग में भी यह होगा। मुझे आशा है कि आप लोग सही जवाब देंगे। लद्दाख ही एक ऐसा एरिया है जिसको ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जा सकता है, कह सकते हैं और कहा जाता है। यह याद रखें, सी पार्ट इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है। लीजिए 10वें नंबर का, आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। एलपीजी गैस की तुलना में सीएनजी गैस को महत्व देने का कारण होता है। इसका कारण क्या है आपको बताना है। एलपीजी भी गैस है और सीएनजी भी गैस है, लेकिन इसकी यदि एलपीजी की से और सीएनजी की तुलना की जाए तो एलपीजी की जगह पर सीएनजी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसका कारण आपको बताना है। पार्ट ए कहता है कि अधिक कीमत होना, अधिक हल्का होना, सरल स्थानांतरण होना या कम प्रदूषणकारी होना। 10वें नंबर का जो राइट आंसर है आपके दिमाग में घूम रहा होगा, उसका सही आंसर का जवाब दें, क्योंकि आपको मुझे पता है कि आप सही जवाब दे रहे होंगे। 10वें का डी पार्ट सही है, यानी कम प्रदूषणकारी होना, क्योंकि एलपीजी इससे अधिक प्रदूषण करती है, लेकिन सीएनजी सबसे कम प्रदूषण करने वाली गैस है। इसलिए इसको कहा जाए तो कम प्रदूषण करने की वजह से इसको महत्व ज़्यादा दिया जाता है। ज़्यादा वैज्ञानिकों द्वारा या फिर अन्य विद्वानों द्वारा इन सब चीज़ों के लिए सीएनजी को महत्वपूर्ण कहा गया है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है। 11वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होती है। प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है या होती है, तो कहाँ पर होता है? प्रकाश का वेग वायु में होता है अधिकतम, या पानी में होता है, या कांच में होता है, या निर्वात में होता है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो किस कंडीशन में होता है? तो आपको बता दें कि वह निर्वात में सर्वाधिक होता है प्रकाश का वेग। याद रखने योग्य बात है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा लें इसमें।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लें, तो याददाश्त के लिए क्वेश्चन अच्छा है और सटीक भी है। इसमें देखिए डी पार्ट आपका सही है, इसमें थोड़ी सी बात भी कही गई है। क्या कहा गया है? प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में जब प्रकाश की गति जो होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ता है, और जबकि कांच में देखा जाए तो इसका वेग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। और हीरे यानी डायमंड में प्रकाश का वेग जो होता है वह अल्पतम माना जाता है, यानी हीरे में सबसे धीमा प्रकाश चलता है। याद रखें, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे धीमा प्रकाश की गति किस चीज में होती है, किस क्षेत्र में होती है, तो वह हीरे में होती है। या याद रखें, डायमंड में ही ऐसा है जिसमें अल्पतम होती है यानी कम होती है, और सबसे तेज की चर्चा की जाए तो वहां पर कौन आता है? आपका निर्वात आता है, याद रखें। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। क्या कह रहा है? समुद्री जीव गैस्ट्रोपोड के कवच में केकड़ा जो कार्ड होता है, कार्ड होता है, रहता है, और कवच के ऊपर समुद्री एनीमान चिपकी रहती है, किंतु यह गैस्ट्रोपोड एवं केकड़े को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। यहाँ समुद्री एनोमोन को निम्नांकित में से क्या कहा जाएगा? परजीवी कहा जाएगा, सहजीवी कहा जाएगा, मृतोपजीवी कहा जाएगा, या सहजीवी कहा जाएगा? सहभोजी कहा जाएगा या सहजीवी? लास्ट में है आपकी स्क्रीन पर दिए परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है। 12वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है सहभोजी। तो सहभोजी कहा जाएगा इस प्रकार के जंतु को, याद रखें, सहभोजी यानी बी पार्ट हमारा सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। निम्नांकित देशों के नामों में से उस देश को चिन्हित कीजिए जिसके 30% से भी अधिक क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है श्रीलंका, चीन, भूटान, म्यांमार। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों कौन सा सही है? 13वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भूटान। निम्नांकित देशों के नामों में से उस देश को चिन्हित कीजिए जिसके 30% से भी अधिक क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई, तो वह है भूटान। आपका सही है सी पार्ट, और इसका राइट आंसर सी पार्ट बिल्कुल याद रखें, पूर्णतः सही है। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, भूटान ही सही है। लीजिए आपके स्क्रीन पर हमारे QR कोड को भी स्कैन करने के लिए कहा गया कि आप स्कैन करके हमारे चैनल तक पहुँच सकते हैं। हमारे चैनल को पहुँचे नए साथी हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर सभी लोग करें। आशा है कि आप हमारा भी सहयोग करेंगे, जैसे कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी हमारे सहयोगी होंगे, क्योंकि हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी। और 14वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत का कोयला प्रचुर क्षेत्र है, कौन सा? उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 14वें नंबर का आपको उत्तर का जवाब देना है। 14वें नंबर का जल्द से जल्द जवाब दें। जो भी लोग जवाब दे रहे हैं, भारत का कोयला का प्रचुर क्षेत्र कहा जाता है, आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं झारखंड से। झारखंड बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत बधाई। और जो लोग जवाब दे रहे हैं उन लोगों को आशा है कि आप लोग झारखंड के मुख्यमंत्री जी का भी नाम जरूर शेयर करेंगे। भारत में वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1952 से, 1974 से, 1982 से या 1998 से? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाएं, गलत करें या सही करें। आपको बार बार एक और चीज़ बोल रहा हूं, यदि आप प्रश्न देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो आपको बता दूं, आपके जो दिमाग में सही लगता है मेरे बोलने से पूर्व कमेंट कर दें, चाहे कुछ भी कर दें। लेकिन आप यहाँ पर यदि गलती कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। गलती या सही करने से कोई समस्या नहीं होती है। एग्जाम हॉल में गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर गलती कर देंगे। इसलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, क्योंकि इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप गलती करेंगे तो कोई बात नहीं, एग्जाम हॉल में गलती कर दी तो बर्दाश्त नहीं ये होगा। इसलिए आप टेंशन ना लें, कमेंट करें, सही हो या गलत उसका निर्णय तो तुरंत हम दे देते हैं। भारत में वाटर प्रिवेंशन एवं पॉल्यूशन एक्ट लागू हुआ 1952 से, 1974 से, 1982 से, 1998 से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, 15वें नंबर का जवाब देना है।
इसका जो राइट आंसर है वह है 1978 से, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिख रहा है, सतत विकास का उद्देश्य। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता एवं उत्पादन अवसरों का विकास, नवीनीकरण संसाधनों पर निर्भरता एवं संसाधन संरक्षण। अगला है गरीबी निवारण, सतत आजीविका एवं पर्यावरण अनुकूलता, उक्त सभी। यह आपके चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। सतत विकास का उद्देश्य आपको बताना है, सतत विकास का क्या उद्देश्य है, राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है। सतत विकास का उद्देश्य, चारों ऑप्शन दिए गए। 16वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। इसका जो उत्तर सही है, उक्त सभी सतत विकास के उद्देश्य हैं ऊर्जा दक्षता एवं उत्पादन अवसरों का विकास, नवीनीकरण संसाधनों पर निर्भरता एवं संसाधन संरक्षण, गरीबी निवारण, सतत आजीविका एवं पर्यावरण अनुकूलता, उपयुक्त सभी। इसलिए उपयुक्त सभी आपका उत्तर सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर आपका, 17वां नंबर क्या कहता है? धूसर क्रांति किससे संबंधित है? स्पीड में चल रहे हैं, चलिए। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उपभोग वृद्धि से, फल उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। 17वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। 17वें नंबर का आपको जवाब देना है। उर्वरक उपभोग वृद्धि, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उपभोग क्रांति, उपभोग वृद्धि से संबंधित है। यह आपका धूसर क्रांति, याद रखें। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 17वें नंबर का जो भी भाई बहन हमारे ये पार्ट दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। जैविक कृषि के अवयव हैं। जैविक कृषि के अवयव क्या हैं? आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। कार्बनिक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, उक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है आपको बताना। 18वें नंबर की चर्चा की जा रही है, तो इसका जो भी उत्तर लगा रहे हैं, उक्त सभी इसका सही है। जैविक कृषि के अवयव हैं तो कार्बनिक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, यह सभी उक्त सभी। यह 18वें नंबर का डी पार्ट सही है। लीजिए 19वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? शांत घाटी कहाँ का प्रसिद्ध पर्यावरण हितैषी आंदोलन है? केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है आपको जवाब देना है। शांत घाटी जो है कहाँ का प्रसिद्ध पर्यावरण हितैषी आंदोलन है? तो केरल का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का या कश्मीर का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 19वें नंबर का ए पार्ट का जवाब देना है आपको। बिल्कुल ए पार्ट सही है। इसका राइट आंसर जो है वह केरल सही है। शांत घाटी कहाँ पर प्रसिद्ध पर्यावरण हितैषी आंदोलन है? तो वह है केरल का, याद रखें। ये पार्ट इसका सही है। लीजिए 19 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई। केवल 10 प्रश्न और शेष बचे हैं, जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। 20वां नंबर प्रश्न कहता है कि किस संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है? नंबर 1 कहता है अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, बी पार्ट। सी पार्ट कहता है वन्य जीव तस्करी एवं विरुद्ध गठबंधन। डी पार्ट कहता है वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न चल रहे हैं। इसका जो भी भाई बहन हमारे जवाब दे रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट किस संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन, सतत विकास को बढ़ावा देना है? तो वह एकमात्र संस्थान है, वह है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, यानी याद रखें यह आपका पूर्णतः सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, नए साथी जो भी जुड़े हों सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और आशा है कि हम आपको इसी तरीके से और भी क्लासेस देते रहेंगे। आप हमारा सहयोग करिए। 21वां नंबर कहता है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मसानोबू फुफुका या एम.एस. रंधावा या एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 21वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। 21वें नंबर प्रश्न का तत्काल प्रभाव से जवाब दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। 21वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें कि इसका मसानोबू
फुफुका सही है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है वह कौन है? मसानोबु फुफुका जी हैं, या इसका सही है, राइट आंसर है। यह वेरी मोस्ट भी लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई हमारे। 22वें नंबर में क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 22वें नंबर का आपको जवाब देना है। इसका जो राइट आंसर है, चलिए गलती से देखने को मिल गया था, ऑस्ट्रेलिया ही सही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने। इसको याद रखें, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। आपको एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। टेट के, यूपी टेट के मामले में यह प्रश्न जो है पूर्णतः एनालिसिस करके बनाए गए हैं आप लोगों के सहयोग के लिए, ध्यान रखें। 23वां नंबर प्रश्न कहता है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। सरकार ने आरंभ किया है। अगला प्रश्न जो कहता है इसमें क्या किया कहा गया है? आरंभ किया, क्या आरंभ किया सरकार ने? एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क या वाटर मार्क? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 23वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। आपको बता दूं, जो गणित की क्लास देवदत्त सर द्वारा दी जा रही है, आप उनके यदि रोल नंबर को भी सर्च करना चाहें तो रोल नंबर भी उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस रोल नंबर पर सर्च कर सकते हैं कि देवदत्त सर वास्तव में 137 नंबर प्राप्त कर चुके हैं सीटेट में और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हमें सेवा देनी है जिससे कि छात्रों का भला हो। वो लगातार हमारी टीम के साथ में पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम देवदत्त सर साथ में बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपको दे रहे हैं। जैसे कि आपको पर्यावरण के प्रश्नों की श्रृंखला मैं दे रहा हूं, वो मैथ की दे रहे हैं, अन्य टीचर्स भी अन्य चीज़ों की देंगे और बहुत ही जल्द UGC नेट की भी क्लासेस कुछ सब्जेक्टों की आपको मिलने लगेंगी। याद रखें, UGC नेट की भी क्लासेस मिलेंगी बहुत ही जल्द। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क और वाटर मार्क। 30/30 चाहिए तो जुड़ जाइए। 23वें नंबर का जवाब जो सही है इसका इको मार्क सही है। पूर्णतः बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न कहता है 24वां नंबर क्या कहता है? धारणीय कृषि का अर्थ है। धारणीय कृषि का अर्थ है आत्मनिर्भरता विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है यह प्रश्नों की श्रृंखला जो महत्वपूर्ण है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 24वें नंबर प्रश्न की आपको जवाब देना है। इसका जो सही है वह है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। आपका सी पार्ट सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। लीजिए अगला प्रश्न आपका 25वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हों। आपको बताना है, इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न की डिक्शनरी में डाल लेना है। यह आपको बता दें, इको मार्क जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो आपको बताना है इसका उत्तर सही कौन सा 25वां नंबर का। इसका आपको बता दें जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि मित्र की तरह रहे पर्यावरण के साथ में, तो उसको इको मार्क दिया जाता है जिससे पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो। उन उत्पादों को यह इको मार्क मिलता है जिससे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता, किसी जीव जंतु का, किसी मनुष्य का, किसी भी प्रजाति का नुकसान ना हो, उसको इको मार्क दिया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका पूरी विस्तृत भी जानकारी आपको मैं पढ़ाऊंगा कि पूरे उत्पादों में कई चीज़ों में किस तरीके के मार्क होते हैं, उन मार्कों का क्या प्रयोग है, क्या उसकी क्षमता होती है, किस तरीके के उन मार्कों का हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। या पूरी पर्यावरण की क्लास भी लेकर आने वाला हूं बहुत ही जल्द। 26वां नंबर कहता है भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? कृषि भूमि का विस्तार या सुपर फॉरेस्ट, यूरिया और प्रभावी जीवनाशकों का अधिक उपयोग, अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाया जाना, या बेहतर और अधिक बार सिंचाई और अजैव तथा अजैव? यह आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, 2 ऑप्शन अभी आए हैं,
तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन और है। चलिए यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। चलिए अब आ गए हैं, हमारे चारों ऑप्शन आ गए हैं, चारों ऑप्शन आ गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन में लिखा है भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घ स्थायी पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है आपको कहा गया है। तो कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फास्फेट, यूरिया, प्रभावी जीवनाशकों का अधिक उपयोग। बी पार्ट कहता है कि अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई तथा अजैव उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बार बार फुहार छिड़काव। तीसरा पार्ट कहता है मिश्र संचयन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकी कर, पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्में और उन्नत कृषि उपकरण एवं और यंत्र कटी फसल के दानों की क्षति को न्यूनतम करने की सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग एवं एकधान्य रीतियाँ। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। 26वें नंबर का प्रश्न, बस 4 ही प्रश्न शेष बचे हैं। इसका जो राइट आंसर है आपको बता दें, इसका सी पार्ट सही है कि मृतस्य संशय, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकी तथा पौधे के कीट और प्रतिरोध शस्य किस्में। आपका उत्तर सही है, यह सी पार्ट। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, लीजिए 27वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर लें। तो 27वां नंबर हमारा ये दिया गया है। क्या दिया गया है। पर्यावरण, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी पार्ट कहता है भौतिक, जीवकीय, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। उपयुक्त सभी। 27वें नंबर प्रश्न की आपको चर्चा करनी है। 27वें नंबर का उत्तर जो सही है, उपयुक्त सभी सही है। इसका सभी पर्यावरण से अभिप्राय इन सभी ऑप्शनों का है, इसलिए इसका डी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला 28वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या कह रहा है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न। कार्ल रिटर और ग्रिफिथ, टेलर या डेविस, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 28वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। केवल 2 प्रश्न बचे हैं। 28वें नंबर का जो उत्तर सही है, कार्ल रिटर सही है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक जो थे वह कार्ल रिटर थे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लीजिए 29वें नंबर प्रश्न की चर्चा करें। तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। संवेदनशील का विषय है प्राकृतिक संसाधन का, भौतिक संसाधन का, औद्योगिक संसाधन का या सामाजिक संसाधन का। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। 29वें नंबर प्रश्न का जो जवाब सही है वह आपको बता दूं, इसका सही है प्राकृतिक संसाधन, इसका पूर्णतः सत्य है। हम आपको जल्द की कामना करते हैं, आशा करते हैं आप लोग सही जवाब सभी दे रहे होंगे। और लीजिए 30वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर लें, अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम आपसे विदा ले लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। संकल्पना दी गई है कौन सी। ए पार्ट कहता है पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं 30वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। 30वें नंबर का जो राइट आंसर है वह है, आपको बता दें, सी पार्ट आपका सही राइट आंसर है, जिसमें कहा गया है पर्यावरण संकल्पना जो गलत है वह गलत के तौर पर कहा जाए तो इसका जो गलत संकल्पना है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन
जैविक संसाधनों का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए यह उत्तर आपका गलत पूछा गया था, तो गलत यही है, सी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोगों ने यही जवाब दिया होगा आशा करते हैं। और हम बार बार आपको कहते हैं कि हमारे निःशुल्क प्लेटफॉर्म द्वारा लगातार आप लोगों को क्लासेस दी जा रही हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी एवं ऑनलाइन क्लासेस की टीम पूरी लगी हुई है आप लोगों को यूपी टेट में अच्छे नंबर प्राप्त कराने के लिए, क्योंकि संभावना यह भी है कि यूपी टेट के भी नंबर जोड़े जा सकते हैं। कहीं ना कहीं कंडीशन सरकार की समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए याद रखें आपके पास होना है आपको, तो इन विषयों में आप अपनी एवरेज स्टूडेंट न बन के अच्छे नंबर प्राप्त करें। जैसे गणित में बहुत से 8 साइड के स्टूडेंट जो होते हैं वह 5 और 6 नंबर तक रुक जाते हैं, इसलिए हमने गणित की स्पेशल क्लास दिलवाना शुरू की है देवदत्त सर द्वारा। और आपको बता दूं उनके द्वारा जो स्पेशल क्लास दी जा रही है, आप गारंटी ले सकता हूं मैं, आप 25 नंबर तक प्राप्त करेंगे। और यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 30 नंबर भी प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है जो यूपी टेट में आने की पूर्ण संभावना है, वो आते रहते हैं। इसलिए आपको उनकी क्लास को, हमारी क्लास को, किसी भी क्लास को छोड़ना नहीं है, एक एक क्लास को देखें। और यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बता दें बहुत बहुत अच्छे से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं और आगे मुझे आशा है कि आप लोग हमारे सभी प्लेटफॉर्मों से जुड़ेंगे। हम सभी प्लेटफॉर्मों पर उपस्थित हैं। आप हमसे यूट्यूब पर एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 9340055344। आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों। वंदे मातरम साथियों।